नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल। मैं भारती आपका इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम यहाँ पर सीटेट हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चंस कर रही हैं और मैं यहाँ आपके लिए 2011 से लेकर 2019 तक जितने भी सीटेट के पेपर हुए हैं उन सब में से हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी कितनी तैयारी हो गई है, किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और आपने उनको कैसे हल करना है। और आज मैं आपके लिए फरवरी 2016 में जो सीटेट का पेपर हुआ था उसकी हिंदी पैडागोजी क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। बच्चे की स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोसी की भाषा में डैश होना चाहिए। नंबर 1 जुड़ाव, नंबर 2 समरूपता, नंबर 3 समरसता, नंबर 4 अलगाव। सोचिए क्या है इसका आंसर। जब तक मैं पेंसिल ले लेती हूँ। हाँ जी, डिस्कस कर लेते हैं। जुड़ाव तो होना चाहिए। चलो आगे पढ़ लेते हैं। समरूपता देखो, स्कूल की भाषा घर एवं पड़ोस की भाषा अगर समरूप होगी तो अलग क्या होगा, बच्चों को तो पहले से ही आती होगी। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। नंबर 3 है समरसता मीन्स कनेक्टिविटी। हाँ जी, जरूर कनेक्टिविटी होनी चाहिए ताकि बच्चा स्कूल में जो भाषा सीख रहा है और जो उसको पहले से आती है उसकी हेल्प से वो उसको जल्दी सीख ले। नंबर 4 अलगाव तो नहीं होना चाहिए। हाँ जी, सही आंसर है नंबर 3 समरसता। बच्चे की स्कूल की भाषा घर एवं पड़ोस की भाषा में समरसता जरूर होनी चाहिए, कनेक्टिविटी जरूर होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्य गद्य और नाटक हमारी डैश संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के डैश पहलू को समृद्ध करते हैं। नंबर 1 भाषिक सौंदर्यात्मक, नंबर 2 भाषिक ज्ञानात्मक, नंबर 3 सांस्कृतिक साहित्यक, नंबर 4 सांस्कृतिक भौतिक। सोचिए क्या है इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन को बड़ा जरा ध्यान से देखना है और जहाँ पर 2 डैश आते हैं बच्चे वैसे ही डर जाते हैं और गलत आंसर लिखाते हैं। देखिए ध्यान से पढ़िए, समझिए, आपको समझ आएगा, आंसर खुद ही मिल जाएगा। देखो, गद्य पद्य और नाटक की बात हो रही है, भाषा की बात हो रही है, हमारी डैश संवेदना को दान प्रदान करते हैं। भाषिक, देखो पहले में भाषिक, यहाँ भी भाषिक, यहाँ संस्कृत, यहाँ संस्कृत हो सकता है, भाषी भी हो सकती है, सांस्कृतिक भी हो सकती है। चलो आगे पढ़ लेते हैं। करने के साथ साथ हमारे जीवन के डैश पहलू को समृद्ध करते हैं। अब अगले में देखना है डैश पहलू को समृद्ध करते हैं। सौंदर्यात्मकता, ये ब्यूटी तो नहीं हो सकती। ज्ञानात्मक, इसके लिए जीके की बुक्स हैं। भाषा की बात हो रही है यहाँ पे, तो साहित्यिक, हाँ ये हो सकता है कि साहित्यिक पहले को समृद्ध करते हैं। भौतिक तो नहीं होगा क्योंकि इसमें फिजिकल नीड्स आ जाती हैं, इसकी क्या ज़रूरत है। तो सही आंसर 3rd ही लग रहा है। भर के देख लेते हैं। पद्य गद्य और नाटक हमारी डैश संवेदना को, सांस्कृतिक संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के साहित्यिक पहलू को समृद्ध करते हैं। बिल्कुल सही सूट कर रहे हैं ये ऑप्शंस। तो 3rd जो है सही आंसर है इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई एक भाषा डैश लिपियों में लिखी जा सकती है। हाँ, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। नंबर 1 एक, नंबर 2 सभी, नंबर 3 सीमित, नंबर 4 एक। सोचिए क्या है इसका आंसर। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। कोई एक भाषा डैश लिपियों में लिखी जा सकती है। 3 सभी, सीमित, एक। सोचिए। देखो, हम व्हाट्सएप करते हैं अपने रिश्तेदारों को या मित्र को, फ्रेंड्स को, तो हम हिंदी भाषा प्रयोग कर रहे हैं, तुम कहाँ हो, तुम क्या कर रहे हो, पर हम वर्ड्स कौन से यूज़ करते हैं, इंग्लिश के। जैसे हमने लिखना है कि तुम कहाँ हो, तो हम क्या लिखते हैं, TUM, मतलब इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करें। यानी कि जो भाषा है वो अलग अलग लिपियों में लिखी जा सकती है। हाँ, उसमें फेरबदल होगा, तो फिर यहाँ पे 3 क्यों, फिर तो किसी भी में लिखी जा सकती है, यानी कि सभी लिपियों में लिखी जा सकती है। तो सेकंड इसका सही आंसर है। तो कोई एक भाषा सभी लिपियों में लिखी जा सकती है, उसमें थोड़ा फेरबदल होगा। जैसे आपने हिंदी लिखने के लिए इंग्लिश के वर्ड्स लेटेस्ट लिए, TUM, फेरबदल तो किया ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा डैश स्तर पर देखी जाती है और डैश होती है। नंबर 1 चेतन स्वाभाविक, नंबर 2 अचेतन स्वाभाविक, नंबर 3 अचेतन कालबद्ध, नंबर 4 चेतन और कालबद्ध। सोचिए क्या है इसका आंसर। चलिए डिस्कस करते हैं। देखो 2 डैश आए हैं, घबराना नहीं है, आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है, आंसर अपने आप मिल जाएगा। वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है, वाणी और लिखने की बात हो रही है, में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा, हाँ लिखित भाषा की बात हो रही है कि लिखित भाषा डैश स्तर पर देखी जाती है और डैश होती है लिखित भाषा चेतन। देखो कॉन्शियस होकर तो लिखना ही पड़ेगा, चेतन होती है, अचेतन तो नहीं हो सकती। इसमें चेतन है, 3rd वाले में भी अचेतन है, अचेतन तो हो ही नहीं सकती।
लिखित वजह चेतन होके लिखी जाती है। चलो पहला तो हमें मिल गया चेतन, अब दूसरा देखें। और डैश होती है स्वाभाविक या कालबद्ध। देखो जो स्वाभाविक होती है वो मौखिक भाषा होती है। जब बच्चा अपनी मौखिक अभिव्यक्ति करता है तो स्वाभाविक होके करता है, पर जब वो लिखता है तो वो कालबद्ध होके लिखता है कि उसने प्रेजेंट में लिखा, पास्ट में लिखा, या जो बात उसने लिखी वो एज इट इज़ रहेगी, उसको वो चेंज नहीं कर तो सही ऑप्शन होएगा सचेतन और कालबद्ध। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए ज़रूरी है कि नंबर 1 बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए। नंबर 2 बच्चों को विविध दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए। नंबर 3 बच्चों के प्रति अति उदारवादी दृष्टिकोण रखा जाए। नंबर 4 बच्चों की विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए। सोचिए क्या है इसका आंसर। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन समझना जरूरी है। भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने की जरूरी है। समावेशी कक्षा पता है आपको, जिसमें सब तरह के बच्चे बैठे होते हैं, चाहे वो दृष्टि बाधित हो, चाहे उन्हें सुनने में दिक्कत हो, इंक्लूसिव एजुकेशन जिसे हम कहते हैं। नंबर 1 बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए। ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि आवश्यकता तो कुछ भी हो सकती है, रोटी कपड़ा मकान, कैसी फिजिकल नीड्स, कैसी नीड्स की बात हो रही है हमें नहीं पता, ये तो नहीं होगा। नंबर 2 बच्चों को विविध दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए। हाँ ये हो सकता है। नंबर 3 बच्चों के प्रति अति उदारवादी दृष्टिकोण रखा जाए। अति उदारवादी दृष्टिकोण तो नहीं रखना, क्योंकि कैसे भी हमें ये फील नहीं कराना बच्चों को तुम कमज़ोर हो, बाकी सब बच्चों से नीचे हो। नंबर 4 बच्चों की विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए। विविध भाषा तो हम नहीं पढ़ा सकते, तो सही आंसर होगा नंबर 2। अलग अलग तरह के बच्चे बैठे हैं, उनके दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए, ताकि जिनको देखने में दिक्कत है उनको श्रव्य सामग्री के द्वारा, जिनको सुनने में दिक्कत है उनको दृश्य सामग्री के द्वारा पढ़ाया जाए। तो सही आंसर है इसका नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है। नंबर 1 पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से। नंबर 2 हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से। नंबर 3 सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से। नंबर 4 हिंदी की ध्वनियों को सिखाने से। सोचिए क्या है इसका सही आंसर। चलिए डिस्कस करते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या संबंध होगा, सर्वाधिक संबंध क्या है। नंबर 1 पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से। नंबर 2 हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से। देखो बड़ी क्लास है, व्याकरणिक व्यवस्था को तो जानना ही है। नंबर 3 सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से। सृजनात्मक लेखन हो सकता है। नंबर 4 हिंदी की ध्वनियों को सिखाने में। ध्वनियाँ तो छोटी क्लास में सिखाई जाती हैं। सोचिए क्या है इसका सही आंसर। देखो जो ध्वनियाँ हैं वो तो छोटी क्लास में सिखाई जाती हैं। सृजनात्मक लेखन हो सकता था अगर यहाँ पे अनिवार्यता शब्द ना यूज़ किया जाए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जहाँ पर निपात शब्द या ज़रूरी अनिवार्यता आदि शब्द आ जाए वहाँ पर तो गलत ही माना जाना है वो सेंटेंस बिल्कुल। तो व्याकरणिक व्यवस्था से ज़्यादा जरूरी है आलोचनात्मक चिंतन, क्योंकि बच्चा उच्च क्लास में हो गया, उच्च प्राथमिक स्तर में हो गया, 6 to 8 की बात हो रही है, वहाँ पे बच्चों को आलोचनात्मक चिंतन सिखाया जाता है। तो 1 जो है इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित डैश का माध्यम भर नहीं है, बल्कि ये हमारी सोच को भी निर्मित करती है। सोचिए तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से मिल जाएगा इसका आंसर। सो डिस्कस करते हैं। नंबर 1 सौंदर्य बोध, नंबर 2 संस्कृति, नंबर 3 संप्रेषण, नंबर 4 कला। सोचिए और बताइए। डैश का माध्यम भर नहीं है, सौंदर्य बोध, संस्कृति, संप्रेषण, कला। देखो हमने शायद किताबों में पढ़ रखा है कि भाषा जो है संप्रेषण का माध्यम नहीं है, और इसके द्वारा ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो संप्रेषण जो है इसका सही आंसर है कि संप्रेषण होता है कि बातचीत करना, केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं है, ये हमारी सोच को भी निर्भर करती है। तो यही है इसका सही आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है। इसका प्रमुख कारण है कि वह कक्षा के नंबर 1 सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करती है। नंबर 2 सभी बच्चों को नियंत्रण में रखती है। नंबर 3 सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है। नंबर 4 सभी बच्चों का मनोरंजन करती है। सोचिए क्या है इसका आंसर। चलिए डिस्कस करते हैं। नंबर 1 सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करती है। देखो आवश्यकताओं, मैंने पहले भी कहा है कि आवश्यकताओं की बात किस हद पे हो रही है, किस तरह की आवश्यकता की बात हो रही है, फिजिकल्स या पढ़ाई से रिलेटेड, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है।
सभी बच्चों का नियंत्रण में रखती है, ऐसा तो नहीं है कि हाँ वो दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करके सबको कंट्रोल रख रही है, नो। नंबर 3, सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है, हाँ हो सकता है। सब बच्चों का मनोरंजन करती है, भाई टीचर को एंटरटेनमेंट का साधन तो है नहीं कि वो मनोरंजन करने के लिए इस साधन का प्रयोग करेगी, नहीं, ये भी गलत है। तो हमारा सही आंसर है नंबर 3, सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रख रही है, उसको ध्यान में रख के बच्चों का दृश्य श्रव्य सामग्री के द्वारा पढ़ा रही है, क्योंकि बच्चे इनमें इंटरेस्ट लेते हैं ना और जल्दी से सीखते हैं। तो यही है इसका सही आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। नंबर 1 लिखित परीक्षा, नंबर 2 भाषा प्रयोग की क्षमता, नंबर 3 मौखिक परीक्षा, नंबर 4 व्याकरण की जानकारी। सोचिए क्या है इसका सही आंसर। तो डिस्कस करते हैं। लिखित परीक्षा, देखिए हम लिखित परीक्षा पे तो जोर नहीं दे सकते सतत आकलन के लिए। सतत आकलन में पता ही है आपको कि उसमें बच्चों का शुरू से लेके एंड तक सारे आकलन किए जाते हैं, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड है, एकेडमिक से रिलेटेड है, या फिर उनकी गेम से, उनकी एक्टिविटी से। नंबर 2 भाषा प्रयोग की क्षमता, हाँ हो सकता है। नंबर 3 मौखिक परीक्षा, नंबर 4 व्याकरण की जानकारी। व्याकरण इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी ये है कि बच्चों को भाषा प्रयोग करनी आ जाए, भाषा प्रयोग की क्षमता, इस यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सतत आकलन करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उन्हें भाषा प्रयोग करनी आती हो, यही है इसका सही आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह विचार किसका है। देखो जहाँ पर समाज की बात हो रही है वहाँ पे वाइगोत्स्की जी को मत भूलना। तो हमारा सही आंसर होगा पेंसिल ले लेते हैं, हाँ जी, हमारा सही आंसर होगा वाइगोत्स्की। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं। नंबर 2 कभी कोई त्रुटि नहीं करते। नंबर 3 अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं। नंबर 4 भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। सोचिए क्या है इसका सही आंसर। हाँ जी, डिस्कस कर लेते हैं। भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चों को भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं। जहाँ पर रटने की बात आ जाए वो आंसर ही गलत है, हम उसको नहीं देखेंगे। नंबर 2 कभी कोई त्रुटि नहीं करते। नंबर 3 अधिकतर त्रुटियाँ ही करते हैं। नंबर 4 भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। हाँ जी, स्वाभाविक वाली बात सही होती है कि वो भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। देखो स्वाभाविक वाली बात फर्स्ट नंबर पे भी हुई है, पर वहाँ पे रटने की बात आ गई, इसलिए कि हमारा आंसर गलत हो गया। तो हमारा सही आंसर है नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है, वह सामान्य बातचीत में ठीक है लेकिन पढ़ते समय वह बार बार अटकता है, वह संभव डैश से ग्रस्त है। डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया या डिस्फेजिया। सोचिए क्या है इसका सही आंसर। हाँ जी, पढ़ने की बात हो रही है, पढ़ते समय वह अटकता है, तो ये तो पता ही है, आपने सीडीपी में भी पढ़ रखा है, जहाँ पे पढ़ने की दिक्कत हो वहाँ आता है डिसलेक्सिया। तो 3rd है इसका सही आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। चलो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।